आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ऑर्डर 11 ऑफ सीपीसी 9008 जिसका टाइटल है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। टोटल 23 रूल्स हैं इस ऑर्डर में और नॉर्मली 3 सब्जेक्ट जो हैं वो इस ऑर्डर में कवर किए गए हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट जो है इस ऑर्डर का वो डील करता है डिस्कवरी बाय इंटेरोगेटरीज और फर्स्ट 11 रूल जो है वो इस ऑर्डर के वो इसी सब्जेक्ट से डील करते हैं। सेकंड पार्ट जो इस ऑर्डर का है वो है डिस्कवरी बाय डॉक्यूमेंट्स एंड रूल 12 टू 14 जो है वो इस पार्ट से डील करता है। इस ऑर्डर का लास्ट पार्ट जो इस ऑर्डर का है वो डील करता है इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड रूल 15 टू 21 जो है वो इस ऑर्डर के वो इस लास्ट पोर्शन से डील करते हैं। रिमेनिंग जो 2 लास्ट रूल हैं इस ऑर्डर के वो इसकी जनरल प्रोविजन है। इस ऑर्डर को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि हमें पहले आइडिया हो कि इसकी प्रोसीडिंग जो है ना, ऑर्डर 11 की प्रोसीडिंग वैसे क्यों बेनिफिशियल है, इसको आप अप्लाई कब करते हो। तो यहाँ पर जो ऑर्डर 11 की जो प्रोसीडिंग बताई गई हैं वो अप्लाई होती हैं बेसिकली प्री ट्रायल स्टेज पर बाय एडमिनिस्ट्रेटिव जज। इसलिए वो इसे अप्लाई करता है कि जब कोई प्लीडिंग के अंदर, जो कि ऑर्डर 6 रूल 1 के तहत प्लीडिंग से मुराद है प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट, यानी कि प्लीडिंग यानी प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट में अगर किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी है तो इस एम्बिग्विटी की वजह से क्या कोर्ट सही से ऑर्डर 14 के तहत इशू फ्रेम कर सकेगी। और इस एम्बिग्विटी के होने की वजह से जब वो सही से इशू ही नहीं फ्रेम कर सकेगी तो क्या ट्रायल ठीक हो सकेगा। और जब ट्रायल ही नहीं ठीक हो सकेगा तो क्या जो जजमेंट आई है वो ऑन मेरिट होगी। तो इसी बेस पे अगर तो प्लीडिंग के अंदर किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी होती है तो फर्दर प्रोसेस को कंटिन्यू करने से पहले ऑर्डर 11 के तहत जो दूसरी पार्टी हैं वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करती हैं कि हम इस एम्बिग्विटी को क्लियर करना चाहती हैं। किस तरह क्लियर करना चाहती हैं, वो कहती हैं कि हम जो है वो दूसरी पार्टी से जिसकी प्लीडिंग में एम्बिग्विटी है, यानी कि अगर तो प्लेंटिफ की प्लेंट में एम्बिग्विटी है तो डिफेंडेंट की रिक्वेस्ट करता है, और अगर डिफेंडेंट की रिटन स्टेटमेंट में एम्बिग्विटी है तो प्लेंटिफ ये रिक्वेस्ट करता है कोर्ट से कि हमें जो है वो इजाज़त दी जाए कि हम दूसरी पार्टी से इंटेरोगेटरीज कर सकें या उससे ये कह सकें कि कोई फ़लाँ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो। इस तरह डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन से और इंटेरोगेटरीज के थ्रू ऑर्डर 11 की प्रोसीडिंग के थ्रू इन एम्बिग्विटीज़ को रिमूव किया जाता है। और जब ये डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं फिर इनकी इंस्पेक्शन की जाती है। इस तरह अगर ये एम्बिग्विटी जब ख़त्म हो जाती है, कोर्ट को पता चल जाता है कि हाँ अब इनके दरमियान ये डिस्प्यूट है, तो उसके लिए इशू को फ्रेम करना ऑर्डर 14 के तहत ठीक हो गया। जब उसने सही से पार्टीज़ के दरमियान इशू फ्रेम किए तो अब ट्रायल भी ठीक होगा, जो जजमेंट आएगी वो ऑन मेरिट होगी। सो ये इसका पर्पस, ये इसका बेनिफिट है ऑर्डर 11 की प्रोसीडिंग का, और इसी पर्पस के तहत ये की जाती हैं कि अगर तो प्लीडिंग में किसी किस्म की एम्बिग्विटी है तो उस एम्बिग्विटी को क्लियर करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर 11 की प्रोसीडिंग के तहत। और किस तरह ये एम्बिग्विटी क्लियर करवाई जाती है, बाय डिस्कवरी बाय इंटेरोगेटरीज, डिस्कवरी बाय डॉक्यूमेंट्स एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इन तीन स्टेप्स के थ्रू ऑर्डर 11 के अंदर ये बताए गए हैं, इनके तहत ये क्लियर करवाई जाती है। लिहाजा 3 ही सब्जेक्ट हैं इस ऑर्डर 11 के, वो मैंने आपके साथ पहले कवर कर लिए। रेलेवेंट रूल्स कौन से डील करते हैं वो भी डिस्कस कर लिए। अब हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट पहले कवर करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड करेंगे और उनको ज़रा-सा समराइज़ भी करेंगे ताकि आपको याद रह सके कि बेसिकली बात क्या हुई है। और उसके साथ फिर हम लोग इसको क्लोज़ कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट इस ऑर्डर 11 का है वो डील करता है डिस्कवरी बाय इंटेरोगेटरीज। सो फर्स्ट 11 रूल जो है वो इस पोर्शन से डील करते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट से। सो रूल 1 क्या कहता है, वो कहता है डिस्कवरी बाय इंटेरोगेटरीज। इस रूल में आपने बेसिकली ये डिस्कस करना है कि ये इंटेरोगेटरीज के लिए अप्लाई कौन करेगा और क्यों अप्लाई किया जाता है। सो वो कह रहे हैं कि इन एनी सूट द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट बाय लीव ऑफ द कोर्ट में डिलीवर interrogatories in writing for the examination of the opposite parties or any one or more of such parties। वो कह रहे हैं कि किसी भी केस के अंदर सूट में किसी भी मुकदमे में आया प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट, वो कोर्ट की इजाज़त के साथ इंटेरोगेटरीज जो कि इन रिटन फॉर्म में हो गए सवालनामा डिलीवर करेंगे अपोजिट पार्टीज़ को, या तो उनमें से किसी एक को या उनमें से किसी ज़्यादा को, फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन of them, and such interrogatories when delivered shall have a note at the foot thereof stating which of such interrogatories each of such person is required to answer। और जब ये interrogatories डिलीवर की जाएंगी तो इनके एट दी एंड फुट पे ये चीज़ मेंशन होगी कि किस सवाल का जवाब किस पार्टी से रिक्वायर है।
अगर वो कहते थे कि इस सवाल का जवाब हर पार्टी से रिक्वायर है तो वो भी इसने मेंशन करना है। प्रोवाइडेड दैट नो पार्टी शेल डिलीवर more than one set of interrogatories to the same party without an order for that purpose। So बार लगा दी गई है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को, उसी सेम पार्टी को एक से ज़्यादा इंटेरोगेटरीज डिलीवर नहीं कर सकती जैसे उसने पहले कोई डिलीवर की है। एक्सेप्शन इसकी है विदाउट एन ऑर्डर फॉर दैट पर्पस, अगर करना चाहती है तो पहले कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए। प्रोवाइडेड आल्सो दैट, यानी ये फर्स्ट प्रोवाइजो थी, अब सेकंड प्रोवाइजो कहती है कि द इंटेरोगेटरीज विच डू नॉट रिलेट टू एनी मैटर इन क्वेश्चन इन द सूट शैल बी डीम इररेलेवेंट। सो वो कह रहे हैं कि अगर notwithstanding that they might be admissible on the oral examination of a witness, वो कह रहे हैं कि अगर तो कोई इंटेरोगेटरीज, कोई सवालनामा जो क्वेश्चन एंड डिस्प्यूट है, सूट में जिस मैटर पर पार्टीज के दरमियान तनाज़ा है उस मैटर से रिलेटेड वो रेलेवेंट है ही नहीं वो सवालनामा, तो उस इंटेरोगेटरीज को इररेलेवेंट कंसीडर किया जाएगा, बावजूद इसके कि यही सवाल आप और जब आप उसकी ओरल एग्जामिनेशन कर रहे हो गवाह की, उस टाइम बेशक वो एडमिसिबल है, लेकिन इंटेरोगेटरीज की स्टेज पे वो सवाल जो है वो इररेलेवेंट है, तो फिर उसे इररेलेवेंट कंसीडर किया जाएगा। रूल 1 में आप लोगों ने ये देखा कि दोनों पार्टीज़ के पास ये पावर है कि वो कोर्ट से इजाज़त लेके दूसरी पार्टी को एग्ज़ामिन करने के पर्पस के हवाले से उससे इंटेरोगेटरीज़ भेज सकती हैं, और उस इंटेरोगेटरीज़ में उन्होंने एट द एंड मेंशन करना है कि किस पार्टी से किस सवाल का जवाब रिक्वायर है, और जो सवाल जो है वो पूछना चाह रहे हैं वो इस स्टेज पे इररेलेवेंट है तो वो नहीं पूछा जा सकता। बेशक आप लोग क्रॉस एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन करते हुए उस गवाह को पूछ सकते हो, और एक पार्टी एक से ज़्यादा इंटेरोगेटरीज़ दूसरी पार्टी को नहीं भेज सकती, भेजना चाहती है तो पहले कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए। रूल 1 अगर आपको समझ आ गया हो तो अब हम रूल 2 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल 2 कहता है कि पार्टिकुलर इंटेरोगेटरीज टू बी सबमिटेड, मतलब कि पहले रूल 1 में तो आपके पास एक आपको प्रिविलेज, आपका राइट डिस्कस किया गया था ना कि आप सवाल करना चाहो आप कर सकते हो। रूल 2 कहता है कि उस इजाज़त को लेने से पहले एक कंडीशन प्रेसिडेंट आपको पूरी करनी पड़ेगी। सवाल नामा भेजना चाहते हो अपोजिट पार्टी को तो एक कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। वो क्या रिक्वायरमेंट रूल 2 में बताई गई, वो कह रहे हैं ऑन एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू डिलीवर इंटेरोगेटरीज the particular interrogatories proposed to be delivered shall be submitted to the court। वो कह रहे हैं कि जब आप दरख्वास्त देते हो ना, दरख्वास्त देने के से पहले कि आपने ये दरख्वास्त देते हो कि मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, दरख्वास्त है मतलब आप इजाज़त मांग रहे हो, कहते हैं मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आप कोर्ट से भी बेसिकली रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई मैं अपोजिट पार्टी से ये सवाल करना चाहता हूँ प्री ट्रायल स्टेज पे ही इंटेरोगेटरी की सूरत में, क्योंकि इसकी प्लीडिंग में एम्बिग्विटी है। तो अगर तो वो उससे सवाल करना चाहता है तो उसे पहले कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ रही है, उसे दरख्वास्त देनी पड़ रही है। जब वो ये दरख्वास्त देता है ना, तो अब जो सवाल वो पूछना चाहता है वो प्रोपोज्ड, मतलब जो पूछना चाहता है इंटेरोगेटरीज में, वही सवालात की लिस्ट वो जो है ना उसने पहले कोर्ट में सबमिट करने हैं, पहले कोर्ट को देगा। ये क्यों देता है? क्योंकि कोर्ट ने फिल्ट्रेशन करनी होती है कि भाई ये इस स्टेज पे ये सवाल पूछना रेलेवेंट भी है कि कोर्ट जानबूझ के पार्टी कोर्ट का टाइम ज़ाया करने के लिए कर रही है ताकि ट्रायल ज़्यादा चले और जो दूसरी पार्टी है वो हो जाए, ज़च हो जाए कि क्या ये मैं फंस गया हूँ कोर्ट की प्रोसीडिंग में। तो वो बेसिकली इसलिए कोर्ट आपसे डिमांड कर रहा होता है कि पहले मेरे पास सबमिट करवाओ, पहले मैं चेक करूँगा कि सवाल स्टेज पर पूछना रेलेवेंट भी है। तो वो कह रहे हैं कि जब सबसे पहले जब आपने इजाज़त चाहिए ना आपको, तो जो सवाल आप पूछना चाहते हो वो आपने कोर्ट के अंदर डिलीवर करने हैं। इन डिसाइडिंग अपॉन सच एप्लीकेशन, और इस दरख्वास्त को डिसाइड करते हुए कोर्ट शैल टेक इनटू अकाउंट एनी ऑफर विच मे बी मेड बाय द पार्टी sought to be interrogated to deliver particulars or to make admission or to produce document relating to the matter in question or any of them। कोर्ट जो है वो कह रहे हैं कि जो पार्टी sought to be interrogated, मतलब जो पार्टी ये डिमांड कर रही है कि फलां पार्टी को इंटेरोगेट किया जाए, वो कोर्ट अब उसकी एप्लीकेशन में ये चीज़ देखेगी, अंडर कंसिडरेशन करेगी कि क्या इसने अपनी इस इंटेरोगेटरीज के जो पार्टिकुलर्स हैं, उस पार्टिकुलर्स में क्या पार्टिकुलर्स है, क्या चीज़ मेंशन की, आया ये किसी डॉक्यूमेंट्स की प्रोडक्शन की डिमांड कर रहा है या किसी एडमिशन की डिमांड कर रहा है, कोई ऑफर कर रहा है, या इनमें से कोई भी चीज़, या एनी ऑफ देम, या मतलब कोई डॉक्यूमेंट की डिमांड कर रहा है, कोई एडमिशन की डिमांड कर रहा है, वो उसके पार्टिकुलर्स देखेगी इंटेरोगेटरीज के।
मतलब कि इंटेरोगेटरीज की वो कोर्ट देखेगी कि इजाज़त तो लेना चाह रहा है, लेकिन इसमें क्या डिमांड, इसमें ये पूछना क्या चाह रहा है दूसरी पार्टी से ना। एंड लीव शैल बी गिवन एज टू सच ओनली ऑफ द इंटेरोगेटरी सबमिटेड एज द कोर्ट शैल कंसीडर नेसेसरी इधर फॉर डिस्पोजिंग फेयरली ऑफ द सूट फॉर सेविंग कॉस्ट। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ये जो इजाज़त दी जाएगी ना सवाल पूछने की, वो दी जाएगी सिर्फ उन सवालात की हद तक जो कि कोर्ट कंसीडर करेगी कि ज़रूरी है स्टेज पर पूछना। आया वो इस सूट को बेहतर तौर पर डिस्पोज़ ऑफ करने के लिए वो समझ रही है कि ज़रूरी है, या फिर कॉस्ट को बचाने के लिए ज़रूरी है। वो अब में इस कोर्ट के अपने पैरामीटर्स हैं कि वो क्यों समझ रही है कि स्टेज पर ही सवाल करना ज़रूरी है। सो फर्स्ट रूल डील करता था कि आप कर सकते हो, लेकिन कोर्ट की इजाज़त के साथ। इंटेरोगेटरीज आप दूसरी पार्टी कोर्ट की इजाज़त के साथ करोगे। अब वो इजाज़त लेने से पहले कोर्ट चेक करती है कि ये सवाल मैं अलाउ भी करूँ या ना करूँ। ये रूल 2 है, ये कंडीशन प्रेसिडेंट है कि पहले कोर्ट के पास जमा करवाने हैं आपने। नेक्स्ट है रूल 3, जो कि कहते हैं कॉस्ट ऑफ इंटेरोगेटरीज। अब दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती, वो है ना गिव एंड टेक। जैसे कि हम लोगों ने समन भेजना है तो उसके लिए भी हमें विटनेस को समन भेजना है, तो ऑर्डर 16 रूल 2 के तहत उसके भी रेमोरेशन आपको प्रोवाइड करनी है। पार्टीज़ ने समन भेजना है दूसरी पार्टी को, तो उस टाइम भी केस करना है तो समन भिजवाना है कोर्ट, फिर सारी चीज़ें आप लोगों को पैसे एक्सपेंसेस वगैरह देने पड़ेंगे। इसके अलावा आई थिंक सो ऑर्डर 48 है कि जो पार्टी कोई भी प्रोसेस कोर्ट से इशू करवाना चाहती है और 48 रूल 1 के तहत उसके एक्सपेंसेस उसी ने पे करने हैं। तो सेम वही बात की जा रही है कि जो पार्टी सवाल करना चाह रही है, क्या वो वैसे ही सवाल कर लेगी? उसे भी तो कुछ पे करना पड़ेगा ना वो इंटेरोगेटरीज डिलीवर करवाने के लिए। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इंटेरोगेटरीज की बात हो रही है कि वो पैसे किसने पे करने हैं। सो वो कह रहे हैं कि adjusting the cost of the suit inquiry shall at the instance of any party be made into the propriety of exhibiting such interrogatories। सो जनरल रूल इज स्टेट दैट कि जो पार्टी डिमांड करती है ना, वो कह रहे हैं कि जब आप लोग सूट ऑफ इंक्वायरी की कॉस्ट को एडजस्ट कर रहे हो, डिटरमाइन कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो पार्टी जिसके इंस्टेंट जिसकी रिक्वेस्ट पर ये एग्जिबिट हो रही है इंटेरोगेटरीज, फर्स्ट प्रियोरिटी उसी पर है कि वो पैसे उसी ने पे करने हैं। मतलब अगर पार्टी ए पार्टी बी से केस के अंदर कुछ सवालात इंटेरोगेटरीज उसे भेजना चाहती है, पूछना चाहती है, तो पार्टी ए की डिमांड है उसे ही कॉस्ट ऑफ इंटेरोगेटरीज पे करनी पड़ेगी। इट्स अ जनरल रूल अकॉर्डिंग टू रूल 3 ऑफ ऑर्डर 11। लेकिन एज वी रीड दैट एवरी जनरल लॉ हैज़ एक्सेप्शन, तो इसकी भी एक एक्सेप्शन बताई जा रही है कि एंड इफ इट्स ओपिनियन ऑफ अ टैक्सिंग ऑफिसर और ऑफ द कोर्ट either with or without an application for inquiry that such interrogatories have been exhibited unreasonably, vexatiously or at improper length, the cost occasioned by the said interrogatories and the answer thereto shall be paid in any event by the party in fault। सो वो कह रहे हैं लेकिन अगर तो टैक्सिंग ऑफिसर का ओपिनियन है या फिर कोर्ट का ओपिनियन है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इधर विद और विदाउट एन एप्लीकेशन फॉर इंक्वायरी, के हो सकता है कि इंटेरोगेटरीज कोर्ट खुद करवा रही हो बगैर किसी पार्टी की एप्लीकेशन पर, या फिर हो सकता है कि वो किसी पार्टी की एप्लीकेशन पर इंटेरोगेटरीज करवा रही हो विद और विदाउट एन एप्लीकेशन। यानी कि ये चीज़ इमटेरियल है कि कोर्ट बेशक जिस क्यों भी इंटेरोगेटरीज करवा रही है, स्यो मोटो करवा रही है या फिर किसी पार्टी की रिक्वेस्ट पर करवा रही, दरख्वास्त पर करवा रही है, लेकिन टैक्सिंग ऑफिसर और कोर्ट को लगता है कि जो इंटेरोगेटरीज हैं ना, इनको करने के पीछे जो मोटिव है वो ये जो शो की जा रही है करेंगे अनरीजनेबल है, जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो अनरीजनेबल हैं। इसमें वैक्सेशन से परेशान कौन है, इम्प्रॉपर एंड लेंथ यानी तोल दिया हुआ है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को। और जो फिर अब इस सिचुएशन में इस इंटेरोगेटरीज की कॉस्ट जो है वो उस पार्टी ने पे करनी है, ना कि सिर्फ इंटेरोगेटरीज की कॉस्ट, मतलब उनको डिलीवर करने की कॉस्ट, उसका जो जवाब आया है उसका आंसर देयर टू, उस पर जो जवाब आया है उसकी भी कॉस्ट उस पार्टी ने पे करनी है जिस पार्टी का फॉल्ट है। मतलब जिसकी रिक्वेस्ट पर ये सवाल पूछे जा रहे हैं और फिर दूसरी पार्टी ने जवाब दिया, तो उस इंटेरोगेटरीज की और उस पर जो आंसर दिया जा रहा है उन दोनों की कॉस्ट पार्टी इन फॉल्ट ने पे करनी है। अब इसके पीछे प्रूडेंस ये है क्योंकि लॉ का एक मैक्सिम है, नो बडी कैन टेक द एडवांटेज ऑफ हिज ओन रॉन्ग। इसका एक लेटन मैक्सिमम आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, ये लिख लें कि नो बडी कैन टेक द एडवांटेज ऑफ हिज ओन रॉन्ग इन लेटन टर्म। ठीक है, लॉ का मैक्सिम है तो आपको मिल जाएगा इसी बेस पे, क्योंकि इसका रॉन्ग है,
इसने ऐसा किया, कोर्ट को घसीटा बीच में कि वो इसके ये जो मेलाफाइड इंटेंशन है कि वो कोर्ट केस को ड्रैग करना चाहता है, इसलिए उसने ऐसी इंटेरोगेटरीज जो कि अनरीजनेबल थी वेक्सिशियसली पूछी। तो कोर्ट कहता है ठीक है, पूछ तो आपने ली ना, अब ठीक है, अब हम आपको ऊपर कोर्स डालेंगे, ना कि सिर्फ इंटेरोगेटरीज की बल्कि जो दूसरी पार्टी ने इस पर जवाब दिया उसकी भी, वो अब आपसे रिकवर की जाएगी जिस पार्टी का फॉल्ट होगा। तो आई होप अगर आपको रूल 3 भी समझ आ गया है। नेक्स्ट टाइम हम रूल 4 पे चलते हैं। वो कहते हैं फॉर्म ऑफ इंटेरोगेटरीज। Interrogatories shall be in form number 2 in Appendix C with such variation as circumstances may require. सो रूल 4 बेसिकली डील करता है कि जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं तो कोर्ट की हर चीज़ जो है वो रिटन होती है। रिटन है तो उसका कोई फॉर्मेट भी होगा। तो ये सवालनामा किस फॉर्मेट में आता है? वो सवालनामा आता है अपेंडिक्स सी, जो लास्ट में आपको सीपीसी के कुछ अपेंडिक्स मिलेंगे। उस अपेंडिक्स सी के अंदर जो फॉर्मेट नंबर 2 बताया गया है ना, वही उस इंटेरोगेटरीज का फॉर्म वही होना चाहिए जो फॉर्म नंबर 2 में बताया हुआ है। और केस की सर्कमस्टांसेस में कि वेरिएशन के लिहाज से कुछ सर्कमस्टांसेस के लिहाज से अगर कोई वेरिएशन रिक्वायर है इस फॉर्मेट में तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है रूल 5। अब ये बेसिकली बता रहा है कॉरपोरेशन, मतलब कि जैसे कि हम लोग पढ़ कर आए हैं इन इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस के पर्सन वो होता है जो कि हु कैन स्यू एंड बी स्यूड, मतलब जो दावा कर सकता है और जिसके अगेंस्ट दावा किया जा सकता है, यानी वो डिफेंड कर सकता है, वो उसे हम पर्सन कहते हैं। और कानून में पर्सन दो तरह के हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। तो नेचुरल पर्सन से सवाल पूछा जा सकता है, मतलब उसके अगेंस्ट दावा किया जा रहा है तो उससे तो हम इंटेरोगेटरीज कर सकते हैं, वो सवालों के जवाब दे देगा। लेकिन व्हाट अबाउट द सिचुएशन कि अगर आपकी केस के अंदर जो पर्सन है जिसके अगेंस्ट आपने दावा करना है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन हो या एक कॉरपोरेशन हो, तो क्या आप उससे इंटेरोगेटरीज नहीं कर सकते? क्या उस पर बार है? नहीं, उस पर बार नहीं है, आप उससे इंटेरोगेटरीज कर सकते हो। रूल 5 यहाँ पर मेंशन करने का पर्पस यही है। सो अगर कॉरपोरेशन आपके केस में है, आप उससे सवाल करना चाहते हो, आप उस सिचुएशन में किससे सवाल करोगे? ये रूल 5 बताता है, तो लिहाजा आप इसको ध्यान से पढ़े। वो कहते हैं वेयर एनी पार्टी टू अ सूट इज अ कॉरपोरेशन और अ बॉडी ऑफ पर्सन। अगर तो सूट के अंदर जो पार्टी है वो बेसिकली कॉरपोरेशन है, यानी कंपनी है, या बॉडी ऑफ पर्सन यानी एओपी है, फर्म है, पार्टनरशिप है इनकी, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, बेशक वो रजिस्टर्ड है या नहीं, ये मटेरियल है, ये इट इमटेरियल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है स्टेज पे। एम्पावर्ड बाय लॉ टू स्यू और बी स्यूड, जिसे कानून इख्तियार देता है कि वो दावा दायर कर सकती है और बी स्यूड या डिफेंड कर सकती है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पर्सन की डेफिनेशन यही होती है जो दावा कर सकता हो, जिसके अगेंस्ट दावा किया जा सकता हो। तो इनको वो कह रहे हैं कि कॉरपोरेशन है, अगर पार्टी में सूट में जो है वो कंपनी है, एओपी है, उसको लॉ इख्तियार देता है, वो दावा कर सकती है, उसके अगेंस्ट किया जा सकता है, बेशक वो रजिस्टर्ड है या नहीं। वेदर इट्स ऑन नेम और इन द नेम ऑफ एनी ऑफिसर और अदर पर्सन एनी, बेशक वो कह रहे हैं दावा कर सकती है, डिफेंड कर सकती है अपने नाम पे, यानी जो उस कंपनी का नाम अपना है या एओपी का अपना नाम है, या फिर इसने किसी ऑफिसर या किसी दूसरे पर्सन के नेम पर दावा कर सकती है, डिफेंड कर सकती है। तो कह रहे कोई भी ऑपोजिट पार्टी जो है ना वो अप्लाई करेगी, दरख्वास्त देगी कोर्ट के अंदर के फॉर एन ऑर्डर अलाउ हिम टू डिलीवर इंटरोगेटरीज टू एनी मेंबर ऑफिसर सच कॉर्पोरेशन और बॉडी एंड ऑर्डर में बेड अकॉर्डिंगली। तो वो अपोजिट पार्टी कहेगी कि अच्छा ठीक है, जब ये अपने इस ऑफिसर के नाम पर दावा दायर कर सकती है, डिफेंड कर सकती है, तो हम भी दरख्वास्त देंगे कि हमें अलाउ किया जाए, कोर्ट हमें ऑर्डर ग्रांट करे कि हमें इजाज़त दी जाए कि हम सवालात जो करना चाहते हैं वो इंटेरोगेटरीज हम डिलीवर करेंगे इस कॉर्पोरेशन और इस बॉडी ऑफ पर्सन के इसी मेंबर और ऑफिसर को, और फिर जब उनकी जो दरख्वास्त दी जाएगी उसी के ऊपर ऑर्डर जो है उस एप्लीकेशन की बेस पर पास कर दिया जाएगा, किया जा सकता है, मे बी, यानी कि डिस्क्रिशन है कोर्ट की। सो रूल 6 कहता है ऑब्जेक्शन टू इंटेरोगेटरीज बाय आंसर। अब जो रूल 6 और 7 है ना वो आपस में रिलेट करते हैं, क्योंकि हो सकता है आपने सवाल पूछे, जैसे कि हम लोग ट्रायल स्टेज पर सवाल पूछते हैं और वो होते हैं डिफेम करने वाले, स्कैंडलस होते हैं, तो कोर्ट में फौरी तौर पर ऑब्जेक्शन किया जाता है कि ये जानबूझ के तजलील करने के लिए सवाल पूछे जा रहे हैं, ये ऑफेंसिव इन नेचर हैं, गुस्सा दिलाने के लिए पूछे जा रहे हैं। तो हो सकता है कि ये जो रिटन फॉर्म में सवाल आएँ वो भी तो स्कैंडलस हो सकते हैं, वो भी तो ऑफेंसिव नेचर के हो सकते हैं। तो क्या पार्टी बाउंड है कि वो इस तरह के हद तक सवालों का जवाब दे, क्योंकि जस्ट वो कोर्ट की ट्रायल स्टेज पे नहीं पूछे जा रहे, कमरा अदालत में नहीं पूछे जा रहे, एक पेपर में तो पूछे जा रहे हैं, क्या हो गया, लिख कर ही तो जवाब देना है आपने। क्या वो इस स्टेज के ऊपर उसके ऊपर बाउंड है कि वो इस तरह के
तौहीन आमेज सवालों का जवाब दे, क्या उसके पास कोई रेमेडी नहीं है? तो कहते हैं नहीं। रूल 6-7 के अंदर ये क्लियरली बता दिया गया है कि अगर आपसे इंटेरोगेटरीज के अंदर भी कोई ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो आप उन्हें ऑब्जेक्ट कर सकते हो, आपके हाथ नहीं बंधे हुए। तो रूल 6-7 बेसिकली आपस में रिलेट करते हैं, तो आप ध्यान से पढ़ें कि इसमें कहा क्या जा रहा है। तो रूल 6 कहता है कि ऑब्जेक्शन टू इंटेरोगेटरीज बाय आंसर। सो कह रहे हैं कि एनी ऑब्जेक्शन टू आंसरिंग एनी इंटेरोगेटरी on the ground that it is scandalous or irrelevant or not exhibited bona fide for the purpose of the suit, or that the matter required into are not sufficiently material at that stage, or on any other ground may be taken in affidavit in answer. So वो कह रहे हैं कि अगर तो आपको कोई भी इंटरोगेटरी आपसे पूछी जा रही है ना, उसके आंसर पे आपको किसी किस्म का ऑब्जेक्शन है, किस ग्राउंड पे कि आप कहते हो भाई ये स्कैंडलस है, नंबर 1 कहते हो स्कैंडलस है, स्कैंडल क्रिएट करने के लिए ना ये सवाल मुझसे पूछा जा रहा है, आप कहते हो ये इररेलेवेंट है। सो सेकंड ग्राउंड आपका होता है कि इररेलेवेंट है। तीसरा आप कहते हो कि भाई ये बोनाफाइड इंटेंशन के तहत ये सवाल इस स्टेज पे उठाया नहीं गया, मेलाफाइड इंटेंशन। या फोर्थ ग्राउंड आप ये रेस करते हो कि भाई ये सवाल जो मुझसे पूछा जा रहा है क्या ये इस स्टेज पर पूछना बनता था, ये तो स्टेज पर बनता ही नहीं है मुझसे सवाल पूछना। नंबर 5 या इन 4 ग्राउंड के अलावा कोई दूसरा ग्राउंड आप रेज़ कर रहे हो कि मैं इन ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट करता हूँ कि मुझे इस इंटेरोगेटरी का आंसर नहीं देना, तो आप लोग ये ऑब्जेक्शन रेज़ कर सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि आपको ये ऑब्जेक्शन रेज़ करना है बाय एफिडेविट, आपको एक बयान हल्फी के साथ ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट है रूल 7, सेटिंग असाइड एंड स्ट्राइकिंग आउट इंटेरोगेटरीज। अब ये जो आपने ऑब्जेक्शन तो रेज़ कर दिया, आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहते थे, लेकिन जिस तरह हम लोग ट्रायल स्टेज पे किसी सवाल को निकलवाते हैं कि इसे स्ट्राइक डाउन किया जाए और कोर्ट भी निकाल सकती है, तो इंटेरोगेटरी प्री ट्रायल स्टेज पे भी इंटेरोगेटरी में से आपसे कोई हद तक अमेज ऑफेंसिव सवाल पूछा गया तो उसको अब आप निकलवाने के लिए कित का ऑब्जेक्शन तो आपने डिस्कस कर लिया रूल 6 पे, निकलवाने के लिए टाइम पीरियड क्या है और किस तरह निकलवाओगे, वो रूल 7 में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एनी इंटेरोगेटरीज में बी सेट असाइड on the ground that they have been exhibited unreasonably, vexatiously, or stuck out on the ground that they are prolix, oppressive, unnecessary or scandalous. सही, वो कह रहे कोई भी इंटेरोगेटरीज है उसको सेट असाइड करवाया जा सकता है, ख़त्म कल अदम करार दिया जा सकता है इस ग्राउंड पे कि भाई ये अनरीजनेबली, ये जो शो किया जा रहा है ये अनरीजनेबल है, तोल दे रहा है, वेक्सिशियस है, परेशान कुन है, स्टक आउट करवाया जैसे इस ग्राउंड पे क्योंकि ये प्रोलिक्स है, लंबा कर रहा है मामले को, गुस्सा दिलाने वाला है, प्रेसिव, अननेसेसरी, स्कैंडलस है। और ये जो एप्लीकेशन आप लोगों ने देनी है ना, ये इंटेरोगेटरीज की सर्विस होने के बाद 10 दिन के अंदर देनी, मतलब आपको सवाल लम्हा आया, इंटेरोगेटरीज आई, आपको पता चल गया है कि ये भाई ऑप्रेसिव सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं, स्कैंडलस हैं, प्रोलिक्स हैं, इसी ग्राउंड पे आप ऑब्जेक्शन रेज करोगे, रूल 6 के आप ग्राउंड करोगे, रूल 7 की आप दरख्वास्त दोगे, ऑर्डर 11 के रूल 7 की आप दरख्वास्त दोगे भाई कि इनको सेट डाउन करवाया जाए इंटेरोगेटरीज में से, ये मेरे ग्राउंड है कि इन ग्राउंड पे आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो और 10 दिन के अंदर अंदर फिर आपने ये अप्लाई करना है कि इनको ख़त्म करवाया जाए नोट इंटेरोगेटरीज की सर्विस होने के बाद। नेक्स्ट है रूल 8, एफिडेविट इन आंसर फाइलिंग। अब ये भी हो सकता है कि आपको कोई ऑब्जेक्शन ना हो, आपके पास सवालनामा आ गया, सवालनामा आया आपके पास रूल 1 के तहत, ऑर्डर 11 के फॉर्मेट उसका ऑर्डर 11 के रूल 4 के तहत था, वो सवालनामा अब आपके पास आ गया, इंटेरोगेटरीज आ गई। अब अगर रूल 6-7 के तहत आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अब आप जवाब देना चाहते हो तो आप जवाब किस तरह दोगे, तो वो आप दोगे रूल 8 के तहत। वो कहते हैं एफिडेविट इन आंसर फाइलिंग, एफिडेविट इन आंसर filing. Interrogatories shall be answered by affidavit to be filed within 10 days or within such other time as the court may allow. मतलब ये हुआ कि जो आप अगर इसका जवाब नहीं देना चाहते तब भी 10 दिन के अंदर ही है ऑब्जेक्शन रेज करें, और देना चाहते हो तो तब भी 10 दिन के अंदर ही देना है आप लोगों ने, या उस टाइम पीरियड में जो कि कोर्ट आपको अलाउ करता है, और आंसर आपने एफिडेविट की सूरत में देना है, मतलब ऑब्जेक्शन भी एफिडेविट की सूरत में देना था, जवाब भी एफिडेविट के साथ ही देना। नेक्स्ट है रूल 9, फॉर्म ऑफ एफिडेविट एंड आंसर। मतलब अब जब आप जवाब दे रहे हो तो उस एफिडेविट का फॉर्मेट किस तरह होना चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि इसका फॉर्मेट जो है ना अपेंडिक्स सी के 4 नंबर 3 में जो फॉर्म बताया हुआ वही होना चाहिए, और अगर केस में कोई सर्कमस्टांसेस के लिहाज से कोई वेरिएशन रिक्वायर है तो आप वेरिएशन के साथ भी कर सकते हैं। रूल 10, नो एक्सेप्शन टू बी टेकन। अब इसमें बेसिकली ना इस रूल 10 का जो एक क्रस्ट है वो ये है कि भाई इसमें ये बताया गया है कि अगर तो कोई भी आप जवाब देते हो एफिडेविट में और आपको कोई भी ऑब्जेक्शन आपके जो सवाल के ऊपर किसी को कोई उस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं कह सकता कि भाई इस तरह नहीं जवाब देना था,
कि ये सफिशिएंट नहीं है, ये कोर्ट ने डिसाइड करना होता है। आप जवाब देकर साइड पर हो, अब ये सफिशिएंट है आपका एफिडेविट या नहीं, ये कोर्ट ने डिसाइड करना है। ये इसमें रूल 10 में बताया गया। खैर, अगर नो एक्सेप्शन शैल बी टेकन टू एनी एफिडेविट इन आंसर, नो एक्सेप्शन शैल बी टेकन टू एनी एफिडेविट इन आंसर बट द सफिशेंसी, मतलब कोई भी आप लोगों ने जवाब दिया है ना बयान हल्फी की सूरत में जो देना था, उस पर किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज़ किया जाएगा कि ये ठीक नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है एफिडेविट फलां-फलां, कोई भी ऑब्जेक्शन वगैरह, बट द सफिशिएंसी और अदरवाइज़ ऑफ एनी सच एफिडेविट ऑब्जेक्टेड टू एज़ अनसफिशिएंट शैल बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट। अब ये वो कह रहे हैं कि अगर तो ये ऑब्जेक्शन रेज़ कर दिया जाता है कि भई ये एफिडेविट अनसफिशिएंट है या किसी और दूसरे ग्राउंड पर इसको सफिशिएंसी को ऑब्जेक्ट किया जाता है, तो वो कोर्ट ने डिसाइड करना है। रूल 11, ऑर्डर टू आंसर और आंसर फर्दर। अब ये बेसिकली इस सिनेरियो से डील कर रहा है कि आपने जवाब तो दे दिया, लेकिन फिर भी जो दूसरी पार्टी है वो समझती है कि ये आंसर अभी भी अवैसिव है, इसमें अभी भी एम्बिग्विटी है, क्लियर नहीं है, तो वो अब आपसे क्या दोबारा सवाल पूछ सकती है, क्या उससे बार कर दिया जाएगा? तो उसे बार नहीं किया जाता, क्योंकि रूल 11 यही बता रहा है कि ऑर्डर टू आंसर और आंसर फर्दर वेयर एनी पर्सन इंटेरोगेटेड ओमिट टू आंसर और आंसर इनसफिशिएंटली, यानी जिस पार्टी से सवाल पूछे गए उसने उस टाइम भी जवाब ना दिया या अभी भी इनसफिशिएंटली आंसर दिया, तो पार्टी इंटेरोगेटरी जो पार्टी अब ने ऑर्डर 11 रूल 1 के तहत दरख्वास्त दी थी ना कि इससे सवाल पूछे जाएँ, वो पार्टी दोबारा कोर्ट में दरख्वास्त देगी कि ऑर्डर इशू करे कोर्ट रिक्वायरिंग हिम टू आंसर ऑन टू आंसर फर्दर, जिससे रिक्वायर करे इस पार्टी से कि वो मजीद आंसर दे, जवाब दे, ऐसा केस पे भी, एंड एन ऑर्डर मे बी मेड रिक्वायरिंग हिम टू आंसर फर्दर इधर बाय एफिडेविट और बाय वॉइस एग्जामिनेशन एज द कोर्ट में डायरेक्ट। और अब कोर्ट जो से ऑर्डर करती है ना कि आप आंसर दो, इन सवालों का मजीद आंसर दो, वो इससे कह सकती है इस ऑर्डर में कि या तो आप बयान हल्फी के थ्रू जवाब जमा करवा दें, या फिर वो कहते हैं कि ओरली एग्जामिनेशन उसकी करेंगे, वीवा वोस एग्जामिनेशन के वो आएंगे कोर्ट में आए, कोर्ट की ऊपर डिस्क्रिशनरी है कि वो डायरेक्शन देगा। अब अगर फर्स्ट 11 रूल जो कि इसके फर्स्ट सब्जेक्ट इस ऑर्डर के डील करते थे डिस्कवरी बाय इंटेरोगेटरीज, अगर इनको समराइज़ करें तो इसकी समरी क्या बनेगी? इसकी समरी ये है कि अगर प्लीडिंग के अंदर किसी किस्म की एम्बिग्विटी थी, तो जिस प्लीडिंग के पोर्शन में एम्बिग्विटी थी, आया प्लेंटिफ की प्लेंट में थी या डिफेंडेड की रिटन स्टेटमेंट में थी, दूसरी पार्टी इस पार्टी को जिसकी प्लीडिंग के अंदर एम्बिग्विटी थी, वो उस एम्बिग्विटी को क्लेरिफाई करने के लिए कोर्ट से डिमांड करती है कि मैं इससे कुछ सवालों के जवाब पूछना चाहता हूँ, और इसके लिए वो इंटेरोगेटरीज की रिक्वेस्ट करती है कि मुझे अलाउ किया जाए। अब वो कोर्ट के अंदर जो सवाल उसने पूछने हैं, पहले वो सवालनामा जो उनकी लिस्ट है, वो पहले वो कोर्ट में प्रोवाइड करता है, क्योंकि कोर्ट ने इसे फ़िल्टर करना है कि क्या इस स्टेज पर ये सवाल पूछना मटीरियल है, क्या ये सवाल जो है वो तौहीन आमेज़ तो नहीं है, अनरीज़नेबल तो नहीं है, प्रोलिक्स तो नहीं है, वेक्सिशियस तो नहीं है, ये चीज़ें कोर्ट ने फ़िल्टर करनी है। कोर्ट सैटिस्फाई हो गई कि ठीक है, ये सवाल स्टेज पर पूछे जा सकते हैं, तो कोर्ट जो है फिर आपकी तरफ से ये इंटेरोगेटरीज जो है वो प्रोवाइड कर देगी दूसरी पार्टी को, दूसरी पार्टी को वो प्रोवाइड कर देगी, और ये जो सवालनामा पूछा जाएगा इसका फॉर्मेट जो है वो अपेंडिक्स सी के 4 नंबर 2 में जो बताया गया है उसके तहत होगा। ये सवाल जो है वो किसी कंपनी हो सकता है कि जिससे आप सवाल पूछना चाह रहे हो वो कोई कंपनी वगैरह भी हो सकती है, कोई एओपी भी हो सकती है, तो आपको अलाउ है, आप पूछ सकते हो। पर उसके लिए जो इंटेरोगेटरीज है वो इनके ऑफिसर्स को या किसी मेंबर्स को भेजे जाएंगे। अब जब सवाल आ गए पार्टी के हाथ में, तो अब पार्टी के पास भी 2 सिनेरियो हैं। नंबर 1 तो ये, या तो वो उसका जवाब दे दे, नंबर 2 ये, या तो वो उसका जवाब ना दे। अब अगर उसने जवाब नहीं देना, उसे लगता है कि जो सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं ये इर्रेलेवेंट है स्टेज पर पूछना, और मैलाफाइड इंटेंशन के तहत पूछे गए हैं, प्रोलिक्स है, वेक्सेशियस है, स्कैंडलस है, मतलब तौहीन आमेज़ है, तहमीर बांधी हुई है, मामले को ड्रैग करने के लिए, लंबा खींचने के लिए किए गए हैं। तो उसे ऑब्जेक्शन है कि मैंने ये सवालों के जवाब नहीं देने, तो फिर वो इसको ऑब्जेक्ट करेगी, ऑर्डर 11 रूल 7 की दरख्वास्त देगी, ग्राउंड रेज़ करेगी जो ऑर्डर 11 के रूल 6 में बताए गए हैं, और 10 दिन के अंदर अंदर इस इंटेरोगेटरीज के मिलने के बाद इसने ये ऑब्जेक्शन रेज़ करना है। दूसरा सिनेरियो ये है कि हो सकता है कि वो जवाब दे दे, तो तब भी उसने 10 दिन के अंदर अंदर ही इंटेरोगेटरीज मिलने के बाद इसका आंसर देना है, एफिडेविट की सूरत में देगी। ऑब्जेक्शन में वैसे उसने एफिडेविट की सूरत में ही रेज़ करना होता है, और जब वो सवालों का जवाब दे रही है, तो ये जो एफिडेविट है उसका फॉर्मेट जो है वो अपेंडिक्स सी के 4 नंबर 3 में जो बताया गया है वो है।
अब यहाँ पर उसने पार्टीज़ ने अपनी तरफ से सवालों के जवाब दे दिए या नहीं दिए, ये इसकी चॉइस थी। अब सवाल आ गए लेकिन अभी फिर मज़ीद फर्दर एम्बिग्विटी है। जिस पार्टी ने सवालनामा इंटेरोगेटरीज़ भिजवाए थे उससे तो उसका तो पर्पस अभी भी पूरा नहीं हुआ। वो कहता है कि भई अभी भी जो इसने सवालों के जवाब दिए हैं ना, अभी स्टिल इसमें एम्बिग्विटी है। तो वो ऑर्डर 11 के रूल 11 के तहत फिर एप्लीकेशन दे सकता है कोर्ट के अंदर कि कोर्ट उसे डायरेक्शन दे कि वो आके मज़ीद सवालों के जवाब दे। यानी इन सवालों के जवाब है जो क्लेरिफ़ाई करे। अब कोर्ट जो है वो उसे ऑर्डर देता है जिस पार्टी से सवालों के जवाब रिक्वायर हैं कि आप या तो एफ़िडेविट की सूरत में जवाब दे दें या फिर ओरली एग्ज़ामिन होने के लिए तैयार हो जाएँ, कोर्ट में आ जाएँ, कोर्ट में उसे बुला सकती है, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है। अब एक चीज़ जो मुझसे यहाँ पर स्किप हो गई वो ये थी कि जो उसने सवालों के जवाब दिए ना पार्टी ने, उससे उस टाइम पे कि ये इनसफिशिएंट है आपका एफ़िडेविट, इस तरह का उस पे ऑब्जेक्शन नहीं रेज़ किया जा सकता। ऑब्जेक्शन जो है अगर कोई रेज़ किया भी जाता है तो ये कोर्ट डिसाइड करती है, ठीक है? तो ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट पार्ट इसका हम लोगों ने कवर कर लिया। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे।